हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग शुरू करने हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे जीओसी का छठा लेक्चर है। हमारा लेक्चर बहुत दिन से रुका हुआ था, आपको पता ही है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज से डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कल मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में बताया था। आज हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे और डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है और डिकार्बोक्सिलेशन अगर होगा किसी भी सिस्टम में तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, मतलब कि कौन सा जल्दी डिकार्बोक्सिलेट करेगा और कौन सा स्लो डिकार्बोक्सिलेट करेगा। इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखिए आपने पहले इसके पहले पढ़ा होगा। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 को उड़ा देना। डिकार्बोक्सिलेशन है क्या? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से कहलाएगा डिकार्बोक्सिलेशन। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ऐसा कुछ RCOOH, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड पोर्शन को रिमूव कर देंगे। दैट रिमूवल इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। तो देखो अपना जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस पार्ट, इसको पूरा उड़ा देंगे। और जब इसको पूरा उड़ा देंगे तो इसमें से CO2 क्या हो जाएगा, स्कैप कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 गैस का उड़ जाना। अब अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में से CO2 गैस बच्चों निकल जाए, गायब हो जाए, तो आप बताओ उस पूरे में बचेगा क्या? क्या क्या बचा रहेगा? डिकार्बोक्सिलेशन अगर हम करा दें तो इस पूरे सिस्टम में क्या क्या बचेगा? तो बचेगा केवल R और H, है ना। R और H बचेगा, प्लस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ चुका है, बनने वाला जो स्पीसीज है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा हाइड्रोकार्बन। ये एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। अभी देखेंगे हम लोग कैसा हाइड्रोकार्बन बनेगा, एलिफैटिक, एरोमेटिक, वो डिपेंड करेगा आपने सबस्ट्रेट कैसा लिया है। और यहाँ पे हम कोई भी यूज करेंगे डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे रिएजेंट होता है, अभी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपके मोटा मोटा पता होना जरूरी है कि अगर डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या होगा। डिकार्बोक्सिलेशन होने से क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, CO2 गैस स्कैप हो जाएगी, और जो बचेगा पीछे वो होगा हाइड्रोकार्बन। वही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलो वन बाय वन शुरू करते हैं कैसे कैसे डिकार्बोक्सिलेशन होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए, ठीक है, या उसमें सोडा लाइम डाल दो। सोडा लाइम एक स्पीसीज है, एक केमिकल कंपोजिशन है, एक रिएजेंट है, जो किसी भी मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक देता है। हम अगर मैकेनिज्म करने जाएंगे देन हमें रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको पहले रिएजेंट के बारे में सब कुछ बता दूं। दैट रिएजेंट इज यूज फॉर, ठीक है, दैट रिएजेंट इज यूज फॉर डिकार्बोक्सिलेशन। हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये है, आर, हम बना दे रहे हैं आपको मैकेनिज्म, RCOOH। इस पे हम यूज करेंगे रिएजेंट। अब रिएजेंट में मैं नाम लिख दे रहा हूं किसको किसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज होंगे बच्चों, वो हो सकता है सोडा लाइम हो। सोडा लाइम के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, ये कॉम्पोजिशन होता है सोडा लाइम का, NaOH प्लस CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। या तो सम टाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तब भी आपका, स्ट्रॉन्ग हीट करने पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, बट मेनली जो रिएजेंट यूज होता है वो सोडा लाइम यूज होता है। इसको इस्तेमाल करने से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोकार्बन। ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो किसी भी स्पीसीज का अगर आप डिकार्बोक्सिलेशन कराने जाओगे तो आपको ये चीज पता होना जरूरी होता है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगा। अब देखो इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। पहली बात क्या होगी इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये होगी कि इसमें प्रोडक्ट का जितना भी कार्बन होगा, रिएजेंट में जितने भी कार्बन होंगे, प्रोडक्ट में हमेशा उससे एक कार्बन की कमी आ जाएगी। तो ये डिसेंडिंग सीरीज बोला जाएगा या असेंडिंग सीरीज बोला जाएगा। हाँ, ये यूनिट 4 है, ठीक है। असेंडिंग सीरीज बोला जाएगा बच्चों के, डिसेंडिंग सीरीज बताओ। असेंडिंग सीरीज का मतलब ये होता है कि किसी भी सीरीज में कार्बन के चेन लेंथ को बढ़ाना इज कॉल्ड असेंडिंग, और कार्बन के चेन लेंथ को घटाना इज कॉल्ड डिसेंडिंग। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होता है। तो सबसे पहले आपको वन बाय वन लिखवाता हूं। जो हमारा डिकार्बोक्सिलेशन है, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसीड थ्रू
कार्बन आयन मैकेनिज्म, प्रोसीड थ्रू कार्बन आयन। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि थ्रू किससे जाता है। अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि किससे जाता है तो बाकी कहानी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म जो हमारा होगा वो कार्बन आयन से जाएगा, मतलब स्पीसीज जो है वो बीच में एक इंटरमीडिएट बनाएगा और वो इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बन आयन होगा। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कार्बन आयन मैकेनिज्म। दूसरी चीज, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब कार्बन लेंथ का कम हो जाना होता है। सो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, अगर इसमें आपका डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होगा, और डिसेंडिंग जहां भी बात करेंगे तो डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कार्बन लेंथ का कम हो जाना। सो लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज करेगा। सो लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो कार्बन का चेन लेंथ हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन होंगे। सो प्रोडक्ट फॉर्म आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म आर हाइड्रोकार्बन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक भी हो सकता है और हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है। वो डिपेंड करेगा, दोनों में से कोई भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है। वो डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि हमारा सबस्ट्रेट क्या लिया गया था। सो आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, एक हम जनरल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और मैकेनिज्म के बाद आपको फिर कॉन्सेप्ट पे लेके आऊंगा। तो पहले हम लोग देखेंगे एक जनरल मैकेनिज्म कैसे जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे जाता है, देन उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, मान लो हम RCOOH लेते हैं। सो RCOOH को अगर हम डिकार्बोक्सिलेट करने जाएंगे तो ये डिकार्बोक्सिलेशन तो करेगा, बट कैसे करेगा आइए देखते हैं। सो इसका डिकार्बोक्सिलेशन जब भी होगा हमें पता है RH बनेगा प्लस बनेगा CO2, क्योंकि यही इसका प्रोडक्ट है। हमने यहाँ पे सोडा लाइम वाला लिया है तो चलो सोडा लाइम से ही बात करते हैं। सोडा लाइम प्लस CaO। नाउ फॉलो अप मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म को फॉलो अप करा जाए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आती है तो मान के चलो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, आप रट नहीं पाओगे। ये ऐसा चैप्टर है कि रटा नहीं जा सकता। इस चैप्टर में सिर्फ समझा जा सकता है और समझने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। सो आप इसको फोकस करिए, समझने पे ज्यादा फोकस करिए, रटना बिल्कुल मत, क्योंकि जितनी जल्दी आएगी उससे जल्दी ये चली जाएगी। क्या बोला है, लेकिन आप यूनिट 5 देखो बच्चों, यूनिट 4 यूनिट 5 दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं यूनिट 4 लाइव पढ़ाऊंगा और 5 के वीडियो अपलोड करते जाऊंगा पैरेलल, ठीक है। ताकि दोनों चीज कवर हो जाए विद इन टाइम। दिसंबर तक अगर आपके एग्जाम होंगे तो एग्जाम में कवर हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट 3 खत्म हो चुका है, पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका है, उतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले हम सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और NaOH क्या है, बेस। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे पहले NaOH आएगा रिएक्शन करने, और NaOH में Na प्लस है और OH क्या होगा, माइनस। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन से क्या होगा, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो OH माइनस लेके निकल जाएगा। सो यहाँ पे आपका बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये हमारा बन जाएगा RCO माइनस और Na प्लस, दिस इज सोडियम सॉल्ट। और यहीं से वाटर क्या हो चुका है, वाटर निकल के बाहर चला गया, H2O लीव कर जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। सो ये बना हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको जरा फोकस करिए, जो सॉल्ट बना है इसको हम गर्म करेंगे किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये CaO के साथ इसको हीट किया जाता है, इसको गर्म करो। अब जब इसको गर्म करोगे तो दिस इज हाईली, मतलब इसको बोल सकते हो ये मॉइस्चर को ट्रैप करता है। अगर कोई एयर रह जाएगा, एयर आसपास में होगा तो एयर को ट्रैप कर लेगा। और क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो ये क्या करता है, इस पूरे स्पीसीज से, ध्यान से देखिएगा देखिएगा, इसमें से CO2 गैस को उड़ा देता है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, तो CO2 गैस निकल जाएगा। इसने क्या क्या छोड़ा, इसने छोड़ा R माइनस और Na प्लस, ये पीछे छोड़ दिया। यहाँ से जो CO2 गैस निकल रही है, देखो C डबल बॉन्ड ये ऑलरेडी है और ये C डबल बॉन्ड O और बन गया। तो CO2 प्लस CaO अगर दोनों को जोड़ दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा। और जो नया स्पीसीज जनरेट हुआ, या जो भी बोल सकते हो जो नया स्पीसीज तैयार हुआ है, जरा इसको देखिएगा। ये नया स्पीसीज बच्चों कार्बन आयन है। ये नया स्पीसीज क्या है, कार्बन आयन। और हमने अभी आपको लिख के दिखाया था कि ये मैकेनिज्म कार्बन आयन से जाता है। सो कार्बन आयन का जनरेशन हो गया, ध्यान से देख लो। ये जो बना हमारा दिस इज कार्बन आयन, है ना, ये कार्बन आयन है। अब ये कार्बन आयन जो हमारा पानी निकला था, आपको याद होगा वाटर मॉलिक्यूल अभी यहां से वेपोराइज हुआ है ना। वाटर मॉलिक्यूल देखो अभी यहां से वेपोराइज हुआ था, ये वाला, ये यहाँ पे देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। सो ये वाटर मॉलिक्यूल अब क्या होगा, यहां से H प्लस दे देगा R को, तो वो RH बन जाएगा।
प्लस Na जो होगा वाटर में से OH ले लेगा तो NaOH बन के निकल जाएगा। हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो तैयार हो गया। RH क्या बना? हाइड्रोकार्बन। R बराबर अगर मिथाइल होता तो ये हमारा मीथेन बना होता, इथाइल होता तो इथेन बना होता, R बराबर बेंजीन होता तो बेंजीन बना होता। तो वो डिपेंड करेगा हम क्या लेके चलेंगे। आप जिस तरीके से जो भी सबस्ट्रेट लेके चलोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा, वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सो आप सिंपली देख सकते हो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है वो कार्बन आयन मैकेनिज्म से हुआ, तो कार्बन आयन बन रहा है। अब अगर रेट की बात करेंगे, रेट का मतलब होता है कि कौन जल्दी होगा और कौन सा स्लो होगा। सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, देन एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, वो कार्बन आयन। कार्बन आयन अगर स्टेबलाइज होगा तब ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, बट अगर ये कार्बन आयन डिस्टेबलाइज हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो भी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा होगा। सो यहाँ पे मेंशन करते हैं इस फैक्टर को कि अगर हमसे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अगर पूछा तो क्या लिखना है? सो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा होगा। सो आपको बस यहीं पे ध्यान देना है, यही आपका कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन अभी मैं दूंगा आप लगा ले जाओगे। जिस भी स्पीसीज का कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगा, और जिसका कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे स्लो हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली हम लोग को यहाँ पे डील करना है, अकॉर्डिंगली हम लोग को यहाँ पे बात करना है। सो क्लियर है सभी को? ये सब कुछ क्लियर? आगे चलूं मैं? ये मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म पार्ट से हमें आगे बढ़ना है। सो चलो देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन को कौन कौन अफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन की बारी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन में जो पूछेंगे वो देखो ध्यान से। अरेंज फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अरेंज फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ, इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में आपको इसको अरेंज करना है। सो चलिए अरेंज करके बताइए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर ए, ए है हमारे पास एक, ये कंपाउंड है, COOH यहां पे लगा है। दूसरा COOH और यहां पे लगा दिया गया आपका NH3+। इसमें क्या होगा? तीसरा जो हमारा होगा डिकार्बोक्सिलेशन वो हम लोग लगाएंगे इस कंपाउंड पे, इसका डिकार्बोक्सिलेशन का रेट क्या होगा? और जो नेक्स्ट लगाएंगे आखिरी वाला दैट इज यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा। तो आपको बताना है इन चारों में घटता हुआ क्रम, डिकार्बोक्सिलेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे स्लो कौन डिक्रीज करेगा और सबसे फास्ट कौन डिक्रीज करेगा, और आप मतलब सबसे फास्ट कौन सा डिकार्बोक्सिलेट होगा ये बताना है। पहला ये हो गया, फिर बी। क्वेश्चन नंबर बी को मैं बदल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following have lowest rate of decarboxylation, have lowest rate of decarboxylation, lowest rate of decarboxylation, इनमें से किसका डिकार्बोक्सिलेशन का रेट सबसे स्लो होगा आपको ये बताना है। हम चार क्वेश्चन देंगे, चारों आपको बताने हैं। ये पहला हो गया हमारे पास COOH, दूसरा हो गया COOH, तीसरा हो गया और लास्ट है ये। इन चारों में किसका रेट सबसे स्लो होगा और ऊपर वाले में किसका रेट सबसे फास्ट होगा? पहले वन बाय वन चलो डिस्कस करो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चों सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी चीजें आपको कंफ्यूजन होगी वो बता दी जाएंगी, बट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो शुरू कर लो। आंसर्स बताइए, सामने आपके क्वेश्चन लगे हुए हैं, इन सभी के आंसर बताइए क्या होंगे।
डीकार्बोक्सिलेशन का रेट क्या होगा, फटाफट बताओ। पहले वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, आपको देखना क्या है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको क्या देखना है, तो आपको बस देखना है किसका कार्बन आयन, जिसका कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल होगा वही सबसे तेज डीकार्बोक्सिलेट करेगा। अब आप देख लो और आपको दिखाई देगा, जिसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगा, दैट्स ऑल। तो आंसर आपके सामने है, बस आपको बताना है। किसी का आंसर आया, 1 2 3 4 4 3 2 1, कुछ तो होगा। कार्बेनाइन का रेट देखना है। देखो सबसे पहले, अगर पहले वाले में डिकार्बोक्सिलेशन करिएगा तो पहले वाले में क्या मिलेगा, कार्बेनाइन। इसका कार्बेनाइन ये बनेगा, ये न स्टेबलाइज होगा कुछ नहीं, ये नॉर्मल बैठा रहेगा। इसमें अगर आपने बनाया तो जो कार्बेनाइन बनेगा वो माइनस आई के थ्रू, NH3 प्लस क्या करता है, माइनस आई, तो कार्बेनाइन स्टेबलाइज होगा। बट अगर इसकी बात करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे जो कार्बेनाइन बनेगा उसमें कीटोन लगा है जो इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस कर देगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और आखिरी वाले में तो सबसे खराब है, आखिरी वाले में तो हमारा मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये टर्सरी कार्बन बना गया, उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। सो आपको डिक्रीजिंग रेट लगाना था, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, द मोस्ट स्टेबल इज थर्ड वन, थर्ड वाला सबसे मोस्ट स्टेबल है, तो सबसे तेज वही डिकार्बोक्सिलेट करेगा। उसके बाद माइनस आई, माइनस आई किसमें था, दूसरे वाले में। माइनस आई भी कार्बन को स्टेबलाइज करता है, ये ऑलरेडी मैं कार्बन की स्टेबिलिटी पढ़ा चुका हूं, आपको देखना है, इंडक्टिव वाले में पढ़ाया हूं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में, वहां आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आखिरी वाले में डोनेटिंग टर्सरी है और ये सेकेंडरी है, तो कार्बन के खानदान में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी की सेकेंडरी, एज वी ऑल नो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो हमारा पहला हो जाएगा। सबसे लास्ट में हमारा चौथा जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर रहा, ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। आपको ये ध्यान रखना था, अच्छे से ध्यान रखना है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ही सब कुछ है। अगर आपका कार्बेनाइन गड़बड़ा गया तो मतलब कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया, क्वेश्चन गड़बड़ा गया, एग्जाम गड़बड़ा गया, कैरियर गड़बड़ा गया, जिंदगी गड़बड़ा जाएगी। मतलब जिंदगी में तो कहीं ना कहीं यही आना है ना, हम लोगों की इसी से पूरा नाव पार लगना है, नौकरी के अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने भर की हम लोगों की कैपेबिलिटी है नहीं, ठीक है। सो चलो आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताओ, दूसरे वाले का पूछा है, फॉलोइंग है लोवेस्ट रेट, किसका रेट सबसे कम होगा, सबसे स्लो कौन सा डिकार्बोक्सिलेट होगा। लोवेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि सबसे स्लोवेस्ट हो जाए। कोई बहादुर बता सकता है, अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर आ जाएगा, लगा के देखिए आंसर आता है। इसमें सबसे लोवेस्ट नहीं पता चला, जिसका कार्बोनाइन लीस्ट स्टेबल होगा, ध्यान से देखो, सबसे लीस्ट स्टेबल इसका जो आंसर है वो ए है। ए क्यों है कि अगर इसका कार्बोनाइन आपने बना दिया, आप सबको पता होना चाहिए एंटी एरोमेटिसिटी, अगर इसका कार्बोनाइन बन गया तो ये बनेगा, दिस इज द कार्बोनाइन। और भैया देख लो ये कार्बोनाइन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, और कोई भी स्पीसीज एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन नहीं बनाएगा, दैट इज वाई इसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे स्लोवेस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, ए का रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे स्लोवेस्ट होगा, या कह सकते हो सबसे स्लो चलेगा। अब अगर इसी में आपसे क्वेश्चन को घुमा कर मैं पूछ लेता कि किसका सबसे फास्ट होगा, है ना, किसका सबसे फास्ट होगा, फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट हमारा बी का होता, क्योंकि बी का जब कार्बोनाइन बनता तो क्या हो जाता, एरोमेटिक हो जाता, ये कार्बोनाइन एरोमेटिक होता, CO2 के उड़ने से कार्बोनाइन बनता, ये मैंने पीछे दिखाया है ना। तो यहाँ पे अगर कार्बोनाइन बनता तो कार्बन कैसा बनता, एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक कार्बोनाइन, तो इसका रेट सबसे फास्ट होता। सो नीचे वाले में अगर ऑर्डर लगाना होता, तो ऑर्डर लगाते तो सबसे तेज जाता ये, उसके बाद जाता ये, 2 3 4 1, इसमें 2 3 4 1, अगर ऑर्डर लगाओगे ना तो ऑर्डर में आ जाएगा 2 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 4, फिर 1, ये ऑर्डर होगा। बट अगर ऑर्डर नहीं लगाना, आपसे क्वेश्चन केवल एक ही पूछा है, तो आपको ट्रेंड फॉलो करना स्टेबिलिटी का।
तो इसमें मोस्ट स्टेबल सेकंड है और लीस्ट स्टेबल फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट का कार्बन आयन रेजोनेंस मत देखिएगा, एंटी एरोमेटिसिटी देखिएगा। वो एंटी एरोमेटिक हो गया तो बर्बाद है भाई, उसकी जिंदगी ही खराब है, वो बनेगा ही नहीं, तो डिकार्बोक्सिलेट भी नहीं होगा। सो ये हमारा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन खत्म। ठीक है, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन खत्म। ये हमारा डिकार्बोक्सिलेशन था, उसका मैकेनिज्म था। और भी प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, आप वहां से क्वेश्चन करिएगा। चलो अब अगला टॉपिक नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ एसएन कह सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। इंडक्टिव का एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलो अगला एप्लीकेशन है हमारा, शायद इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हो गया, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी हो गया, और ये हो गया चौथा एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, जरा गौर से देखिए सभी लोग, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कैसे एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से पता चल जाएगा। सारे कार्बोकेटायन, सारे एल्किलाइड में तो नहीं, बट एलिफैटिक एल्किलाइड जितने उनमें आप ऑर्डर लगा सकते हो, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एल्किल हैलाइड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा एल्काइलाइड होता है जिसमें कार्बन जो होता है वो कार्बन sp2 हो, उससे हेलोजन जुड़ा हो, या एक पॉसिबल एक कार्बन ऐसा हो जो sp3 से जुड़ा हो। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे एक ऐसा एल्काइलाइड जो कार्बन sp3 से जुड़ा हो। ये कार्बन sp3 होगा, इससे जुड़ा हुआ हेलोजन। सो ये कंपलसरी है, दिस कार्बन मस्ट बी sp3। अगर sp2 होता तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन नहीं होगा। सो एल्काइलाइड की रिएक्टिविटी हम वहां डिटरमिन नहीं करेंगे, सिर्फ वही करना है जहां sp3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, अब आप सबको इंडक्टिव इफेक्ट पता है। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हेलोजन या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। इनमें से कोई भी होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज पोलर। बोलो, ये बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं होगा? जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा बॉन्ड में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी। और अगर बॉन्ड में पोलैरिटी आई तो रिएक्शन करेगा, रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी, दैट बिकम मोर रिएक्टिव। अब आपको समझना ये है कि रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड होगा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा और कौन सा एल्काइल हैलाइड स्लो रिएक्ट करेगा। सो इसका खजाना यहाँ है। इसकी पूरी कहानी जो महाभारत महागाथा है वो कुछ इधर देखो। क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, मैंने अभी बताया इट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पोलर, तो इसमें क्या होगा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक्स टूटेगा, एक्स टूटेगा तो बनाएगा RCH2 प्लस और बन जाएगा X माइनस। अब हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका है, इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन। सो अगर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज किया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि अगर इस एक्स ने वापस इस पे अटैक कर दिया तो वापस से घर आ जाएगा। सो ये हमारा टूटा है, टूटा है तो क्या बनाया? कार्बोकेटायन। अब आप सभी लोग बताओ, अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाए, अगर ये कार्बो, दो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टेबलाइज हो जाए या डिस्टेबलाइज हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा? जब एक कैटायन स्टेबलाइज होगा तब, कि जब डिस्टेबलाइज होगा तब? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर हमें रिएक्शन को आगे लाना है तो स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा सच है क्या? या डिस्टेबलाइज करना है तो डिस्टेबलाइज कर दोगे तो पीछे भाग जाएगा, ये भी सच है क्या? अगर ऐसा है तो रिएक्टिविटी का आंसर आ चुका है। अगर चाहते हो कि ये बॉन्ड, रिएक्शन तभी होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। अगर आप चाहते हो कि ये बॉन्ड टूटे तो टूटेगा तो कैटायन बनेगा। और अगर कैटायन बन रहा है तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आ गया कि सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। क्या बोलती पब्लिक? सही है? देखो कॉन्सेप्ट है, मेहनत तो लगेगा। क्लास डेली चलेगा, हर दिन चलेगा, हमेशा चलेगा। बोर्ड बन चुका है तो क्लास चलेगा, रेगुलर चलेगा। और बहुत जल्दी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब आने वाला है। फिलहाल जूलॉजी और मैथ का कंफर्मेशन है मेरे पास, बॉटनी और फिजिक्स थोड़ा वेट कर लो। सो चलो दिखाता हूं, यहां पे आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसका? एल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्टिविटी। दिस इज गोइंग टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। आप सबने जिंदगी में SN1 रिएक्शन पढ़ा होगा, याद है? SN1 रिएक्शन,
SN2 भी पढ़ा होगा, बट SN1 की बात करूंगा क्योंकि हमारा कार्बोकेटायन से जाता है। SN1 का मैकेनिज्म यही होता है, सेम कॉन्सेप्ट। चाहे हम तुमसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड पूछें, चाहे तुमसे हम रेट ऑफ SN1 पूछें, या सम टाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी कहा जाता है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। बट बढ़िया ये है कि रेट ऑफ SN1 कर लो या तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल ऐड कर लो, रिश्ता वही है, बस सोच नई है। नई सोच क्या है हमारी? हमारी जो दूसरी वाली नई वाली सोच है वो ये है कि हम रेट ऑफ SN1 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? आप सबने क्लास 12 में पढ़ा होगा, अगर कभी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा तभी पास हुए होगे, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, सम टाइम हम लोग बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं। आप लोग को पता है कैसे पास हुए हो, ठीक है। बट याद रखिएगा बच्चों एक चीज, आज जो गड्ढा खोद रहे हो कल उसी में खुद दफन हो जाओगे, इसीलिए पढ़ना अच्छे से, जितना बेहतर कॉन्सेप्ट मिल जाए पढ़ना अच्छे से। शुरुआत में कठिन लगेगा, आखिरी में आसान हो जाएगा। नहीं तो जो पढ़ के आगे निकल गए, पास हो गए अच्छे नंबर से भी, उनके हालात पता लगा लो। एक इंट्रेंस दे रहे हैं, निकल नहीं रहा, क्योंकि एडमिशन कैसे हो गया था? विदाउट इंट्रेंस। एक इंट्रेंस ना निकलने का मतलब आपको कुछ नहीं आता। जो बात है सो बात है। आपको कॉम्पिटेटिव पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी के हर एग्जाम कॉम्पिटेटिव हैं, और आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए या कहीं बेहतर एडमिशन के लिए एक अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वहां जाके आपका जुबान से, मुंह से आ बाहर निकल आएगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है और जो आपको पढ़ना था, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो आपको पढ़ाया जा रहा है इसीलिए उस बेसिस पे, उस लेवल का, कि जब एग्जाम में बैठो तो ये सब चीजें हवा मतलब हलवा जैसा लगे, दिमाग में तुरंत देखते ही लग जाए। नॉर्मल से थोड़ा हट के करना है तो नॉर्मल से हट के करो। चलो आगे चलते हैं, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, पहले रिएक्टिविटी के टर्म में पूछ लेता हूं। क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड, अरेंज फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्टिविटी, एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग रेट के टर्म में आपको बताना है। तो चलो बताओ कि अगर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी बताना होगा तो कैसे बताओगे? बता लोगे क्या? चलो देखते हैं बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को सबसे सरल हलवा दे देता हूं ना। ये लो हलवा लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया। इसको तो सब लोग लगा लोगे, इसको लगा लो। फॉर दो बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हो, आज पहली बार पढ़ रहे हो, या अच्छे से ऑर्गेनिक पहली बार पढ़ रहे हो, उनके लिए। जो थोड़े से अल्ट्रा प्रो मैक्स है उनके लिए ये है, मतलब जो मैक्स है, अल्ट्रा प्रो मैक्स वालों के लिए भी ला रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं तो इसका आंसर करिए, और आपको लगता है बहुत अच्छे से आता है तो घबराइए मत, आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं मैं। बस आप अपने आप को चेक करिए, आपका कैपेबिलिटी कितना ज्यादा है, कितना होना चाहिए था। सो सबका आंसर मिलेगा, सबके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये हो गया फॉर दोज प्रो मैक्स के लिए, दिस इज फॉर प्रो मैक्स। पहला वाला मैक्स, दूसरा वाला प्रो मैक्स, अब तीसरा जो दूंगा वो अल्ट्रा प्रो मैक्स के लिए होगा। तो आंसर करो, फटाफट आंसर करो बच्चों। वीडियो को लाइक कर लो, सभी लोग शेयर कर देना प्लीज, एक बार शेयर कर दो सभी लोग। जूलॉजी का चलेगा, बॉटनी का मुझे भी नहीं पता है, बॉटनी के बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फैकल्टी बॉटनी का नहीं है। थियरी एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। और सभी लोग वीडियो लाइक करते चलना और सब्सक्राइब कर देना चैनल, अगर पहली बार पढ़ा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सभी लोग। चलो बताओ फटाफट बताओ। पहले वाला तो सबका आ गया होगा ना, पहला वाला अगर टूटेगा तो पहला वाला बनाएगा बच्चों टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा मिथाइल, मिथाइल तो खानदान का सबसे खराब कैटायन बनाता है, और ये हमारा सेकेंडरी है। तो टर्सरी वाला सबसे तेज रिएक्ट करेगा ना, टर्सरी वाला सबसे तेज तो पहला वाला हो जाएगा, उसके बाद पहले के बाद चौथा वाला हो जाएगा, चौथे के बाद दूसरा वाला हो जाएगा, और दूसरे के बाद तीसरा वाला हो जाएगा। सो जो ऑर्डर होगा वो 1 4 3 2 होगा। आप डिग्रीज देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इसी जीओसी के स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन में पहले पढ़ा चुका हूं, जिसको जिसको पढ़ा होगा उसको याद होगा। आंसर बताते चलो सभी लोग, आंसर भी तो जरूरी है बताना। पहले वाले का आंसर होगा 1 4 2 3,
दूसरे वाले का आंसर बताओ, सेकंड वाले का। सेकंड वाले में आपको देखो सब बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, सब बेंजाइल है, बस देखना क्या है, बेंजाइल अगर इसको तोड़ोगे, मैंने यहाँ पे किसी किसी में ग्रुप लगाए हैं, किसी में नहीं लगाए हैं, जब इसको तोड़ोगे ना, अबे यार फक, इसका टच सही से नहीं काम कर रहा, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा, ये हमारा बनेगा, सबका कार्बोकेटाइन यही बनेगा, ठीक। बस अलग अलग कहीं कहीं ग्रुप है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगा है। सो बेंजाइलिक कैटायन तो सबका बनेगा, तो बेंजाइलिक तो सब में है। यहाँ पे मान के चलो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इफेक्ट जीरो के बराबर होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है। सो बस उसके बेसिस पे आपको लगा देना है, चलो लगाओ। देखो पहला वाला क्या करेगा, फर्स्ट वाला जो है ये ग्रुप होता है प्लस एम, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लास किए होगे तो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, याद है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये है माइनस एम, और ये ग्रुप जो है वो आपको पता है दो इफेक्ट करता है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई, और ये दोनों के दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है। तो इन सब में, और इसमें कुछ इफेक्ट नहीं, इफेक्ट बराबर जीरो, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देने वाले जिसमें जिसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आपने उसकी कमी को क्या कर दिया, पूरा आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो पहला वाला सबसे तेज, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड वाला सबसे लास्ट में इसलिए गया कि उसके यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं थे, उल्टा उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे। तो विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं चाहिए ना, कैटायन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर आपने विड्रॉइंग लगा दिया तो बर्बाद हो जाएगा वो। दैट इज वाई इसका रेट ऑफ SN1 सबसे स्लो था। ये था प्रो मैक्स वालों के लिए। किसका किसका सही था, हाँ जी, किसका किसका सही था। देखो अगर आपको चीजें टफ लगे तो समझ लेना सही रास्ते पे हो, और सरल लगे तो भाग जाना वहां से, रास्ता गलत होगा, कि कोई चीज सरल नहीं होती, और जिंदगी के इम्तिहान में कभी कोई चीज सरल मिलेगी ही नहीं। टफ लग रहा है, थैंक यू सो मच, आप सही जगह हो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है फॉर अल्ट्रा प्रो मैक्स, मतलब वो स्टूडेंट जिन्हें लगता हो कि ये सब बेसिक्स तो मेरा अच्छे से क्लियर है, अभी आपको पता चल जाएगा कितना, ठीक है। चलो जरा देखो कैसे, ये क्वेश्चन है, इसका भी वही ऑर्डर लगाना है, ठीक है, इसका भी लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN1, SN1 या हम एल्काइल हाइड्राइड की बात करें, SN1 की बात करें, बात एक ही होगा। ये उनके लिए है जो सुपर टूपर स्टूडेंट है, जो बहुत मस्त स्टूडेंट है, जिनको बेसिक्स क्लियर है, या जिन्होंने कभी नीट जेई का तैयारी किया होगा, या जिन्होंने कभी BSc कंप्लीट कर लिया होगा, जो भी स्टूडेंट होगा उनके लिए है। आ जाओ शुरू करते हैं, ये है पहला क्वेश्चन आपके लिए, धमाकेदार। ये रहा HCl, ये रहा दूसरा Cl, थोड़ा कलर अपने आप बदल जा रहा है, इसको सही करता हूं मैं। ये है हमारा तीसरा Cl, और ये रहा हमारा चौथा Cl। एक तो आपके पास ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन है फॉर अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टूडेंट के लिए। रेट ऑफ SN1 लगाना है, मतलब वही एल्काइल हाइड ही है, सीधा सीधा बात, एल्काइल हैलाइड ही ये भी है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। सो वन, क्या आंसर बताया, 1342, 1342, हाँ सही है, ठीक है, खुशी मिश्रा तुम्हारा सही है, बढ़िया मस्त। इसका आंसर बताओ। मैंने बोला ना अलग अलग टाइप के स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो लोग BSc वाले हो ना, BSc वाले, आप सबको ना आगे चल के CUT PG या IIT जैम देना है। ये सब जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, सब आएंगे, सब के सब आएंगे, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में PYQ मिलेगा, उठा के देख लीजिएगा। हल्के मतलब नीट वालों के लिए तो एकदम, नीट वाले एक सोचना भी मत इसके अलावा कुछ और, आपको इन्हीं सबसे होके ही जाना है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो ये रहा हमारा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने दो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है बस। सो ये आपके पास दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर बता दो। सो इन दोनों में से पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, चलो बताओ सभी लोग, जिसको जिसको जो भी आता हो बता सकते हो, नो प्रॉब्लम।
फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। रेट क्या होगा SN1 का SN2 का, जो भी आपको पता हो बताइए। इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। किसका किसका सही आ रहा? हाँ मैं देख रहा हूँ, आंसर तो देख ही रहा हूँ। ए का प्रीति ने बताया, ए का क्वेश्चन लिखा करो आप लोग, एक काम कर दिया करो, क्वेश्चन के सामने बताया करो ए का बता रहे हो कि बी का, मुझे पता रहे कि मैं किसका देख रहा हूँ आंसर, ठीक है। सो ए का 1342, 1342। आकाश 1 2, सॉरी आकाश ने क्या बताया है, 2134, 2134 ना ना ना। ए का 1342 प्रीति, खुशी का, सुषमा का 3241, साइना का 3241, 3241, और क्वेश्चन 1 का, ठीक है देख लिए, राजकुमार 4213। ना 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 गड़बड़ है। एक का सही है, प्रीति का सही है, प्रीति का सही है। इसका जो आंसर होगा, सबसे तेज रिएक्ट करेगा वन, वन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। वन की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, सो वन मोस्ट, उसके बाद थर्ड, वन के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद टू। सो जिसका जिसका ये वाला एक ही का था, मैंने जो देखा अभी तक, जहां तक मैं देखा था, एक ही स्टूडेंट का था, प्रीति नाम से कोई लड़की है उसी का है। सो जो भी हो, जो भी हो, ठीक है। और बताता हूँ उसका रीजन, देखो क्या है। इसका बच्चों सीएल तोड़ोगे ना, तो इसका सीएल तोड़ोगे, कैटायन यहाँ बनेगा, और ये पूरा का पूरा रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक कैटायंस आर मोस्ट स्टेबल। उनसे भी कुछ लोग स्टेबल हैं, बट वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद एरोमेटिक किया था, दिस इज मोस्ट स्टेबल इन चारों में। ये कंजुगेशन में है, ये हेलोजन कहाँ है, ये तो कंजुगेटेड कंजुगेटेड है। सो कंजुगेटेड हेलोजन कभी टूटेगा ही नहीं, वो डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये नहीं टूटेगा, तो सबसे स्लो यही जाएगा, दैट इज वाई सेकंड वाला लास्ट में, देखो सेकंड वाला लास्ट में है, क्योंकि सबसे मजबूत बॉन्ड यही होता है। उसके बाद इसमें क्योंकि NO2 माइनस M हो गया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो कैटायन यहाँ बनेगा, Cl टूटेगा यहाँ, यहाँ टूटेगा तो यहाँ, दोनों में कैटायन बनता, बट इसका कैटायन माइनस M से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सो डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो रेट कम हो जाएगा, तो चौथे का रेट देखो कम है और तीसरे का रेट ज्यादा है, यही कॉन्सेप्ट था। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको इसी ऑर्डर पे लगाना था। अब बताओ बी वाले का आंसर, बी वाले का कितने लोग सही बता ले जाओगे? बी वाले में एक चीज कर लो थोड़ा सा, मतलब ठीक है, बताओ देखते हैं क्या लगेगा। बी वाले का आंसर बताइए सभी लोग। यही सही है, जो मैंने लगाया है वो सही है, ए वाले का जो बता दिया वही सही है, ठीक है। 1342, अब तुम्हारा क्या था मुझे नहीं पता। इसका आंसर बताओ दूसरे वाले का। दूसरे वाले का क्या आंसर आ रहा है? चलो फटाफट फेंको, मेरे को बहुत टॉपिक पढ़ाना है, थोड़ा तेज चलोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी का 1423, 1432 अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब फिर लोचा है। सबसे तेज कौन जाएगा इसमें? देखो ना, सबसे तेज तीसरा जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला एरोमेटिक है, उसके बाद दूसरा जाएगा, उसके बाद पहला जाएगा, सबसे लास्ट में चौथा जाएगा, क्योंकि चौथा वाला जो आप देख रहे हो ना, वो अगर टूटा तो एंटी एरोमेटिक कैटायन बनाएगा, ये टूटा तो एरोमेटिक कैटायन बनाएगा, ये जो कैटायन बनता है दिस इज एरोमेटिक। अब ये मत कहना कि एरोमेटिसिटी नहीं आती, ये क्लास 11th लेवल पे 12th लेवल पे पढ़ना होता है, ठीक है। नहीं आती तो मैं पढ़ाऊंगा, घबराइए मत, मेरे पास पूरा जीओसी में ही पढ़ाना है, रेजोनेंस का पार्ट एरोमेटिसिटी है। और अगर आप चाहते हो तो इसी दूसरे वाले चैनल जो मेरा स्टडी एक्सपर्ट है, देखो जो भी बच्चे बीएससी वाले हो ना, जिनको बीएससी का पूरा पढ़ना है, वो स्टडी एक्सपर्ट पे पूरा डिटेल मिलेगा। ये चैप्टर स्टडी एक्सपर्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इधर पढ़ा रहा हूँ तो इधर से कवर कर लेना उधर। बाकी एरोमेटिसिटी का वीडियो सेक्शन में जाओगे तो एरोमेटिसिटी के 3 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं कंप्लीट फुल, जितना लेवल तक पढ़ना है वहां आपको मिल जाएगा एरोमेटिसिटी का। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो 3214 होगा। एक्सप्लेन करूं क्या? चलो एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे हुआ। इसका एरोमेटिक है, और चौथे वाले का अगर कैटायन बना दिया जाए, सो इसका कैटायन बच्चों ये बनेगा, एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 आएगी, फ्रैक्शनल आ जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 आएगी। सो हकल्स रूल में n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगा,
तो एरोमेटिक, तो दिस इज एरोमेटिक सिस्टम। अब इसमें देखो क्या है, इसमें कैटायन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बट इसमें कैटायन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। और दूसरी चीज अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कार्बोकैटायन आएगा, उसमें एक रूल आता है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पे कैटायन नहीं बनेंगे, बट एंटी एरोमेटिक बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। तो पहले और चौथे में अगर कंपेयर करोगे तो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल है, उससे बढ़िया ब्रिज हेड वाले होते हैं, तो ये जल्दी बनेगा और ये नहीं बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। और भी चीजें इसमें पढ़नी होंगी बट आगे पढ़ेंगे, जब रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन खत्म कर लूंगा तो SN1 SN2 E1 E2 सब पढ़ाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अब हम आगे चलने वाले नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अगला टॉपिक हमें पढ़ना है। उसके जी क्या हुआ, पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे बी वाले क्वेश्चन में थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है, पीछे वाला क्वेश्चन बताया था थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है। जस्ट 1 मिनट चेक करने दो मेरे को। पीछे वाला क्वेश्चन बताया था थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है, पीछे वाला क्वेश्चन बोले तो ऊपर गया ना। इसमें कोई एंटी एरोमेटिक नहीं था, इसमें कोई एंटी एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक केवल इसी वाले में आया है और कोई एंटी एरोमेटिक नहीं था। और अगर तुम्हें याद होगा कार्बेनाइन वाले की बात करो तो कैटायन है, कार्बेनाइन में इसको एरोमेटिक बताए थे हम, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है। चलो आगे। सो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पे आएंगे। सो अगला है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। एसिडिटी हो चुका है, अब बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जब बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन की हम बात करेंगे तो जितने भी अमीन होते हैं, है ना, अमीन, उन सब के पास होता है लोन पेयर, और जो भी लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसको सही करने दो, है ना, वीडियो ब्लर हो रहा था थोड़ा सा ना, अभी मैंने सही कर दिया। पीछे वाला लाइट मैं जलाना नहीं चाह रहा था बट मजबूरी है, नहीं जलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ब्लर मारेगा ये। ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है? जस्ट 1 मिनट चेक कर लो। ठीक है, चलो अगला है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। तो जितने भी अमीन हैं, अमीन बोले तो नाइट्रोजनस बेस RNH2। अब इन सभी में देखिएगा ध्यान से, जो RNH2 में NH2 ग्रुप है, दिस इज डोनर, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर डोनर। तो अगर कोई लोन पेयर डोनर होगा तो हम सबको पता है लोन पेयर डोनर जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। तो अमीन लोन पेयर डोनर है, देयरफॉर दे आर बिहेव एज लेविस बेस, ये बिहेव करते हैं एज अ लेविस बेस। तो ये हमारे लेविस बेस हैं, हमें ध्यान रखना है कि लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब हमारे सामने दो बातें आती हैं, कौन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो। सो लोन पेयर डोनेट करने के लिए उसी को डोनेशन पावर ज्यादा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, higher the electron density on nitrogen atom, higher will be the basicity, उसकी basicity उतनी ज्यादा हो जाएगी, higher will be the basicity। अब सवाल आएगा ये कैसे आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, कोई एक तर्क दीजिए, कोई एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो देखो होगा क्या, हम सबको पता है NH2 को इलेक्ट्रॉन देना है, अब ध्यान से देखना, NH2 को इलेक्ट्रॉन देना है। अब इस पे जो ग्रुप लगा है R,
आर का दो काम हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। आपको मान लो किसी को कुछ देना है और आपको ऑलरेडी कोई और दे रहा है, सो आपको कोई दे रहा है तो आपको दूसरे को देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर आप ही को इलेक्ट्रॉन देना है और कोई आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तब क्या होगा? किस केस में आप इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाओगे? जब आपके पास सरप्लस होगा, एक्सेस में होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं, तो किसी को देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। जैसे ही आप दोगे अगला आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा। बट अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, आपके पास जो है वो भी छीन छान ले, वो भी लेकर भाग जाए, तब क्या होगा? उस केस में आपके साथ हो जाएगा ट्रेजेडी। आपको देना था बट कोई आपका पूरा इलेक्ट्रॉन चुरा के चला गया। अब आप खुद ही मुंह लटका के बैठ जाओगे, अब दोगे कैसे? है ही नहीं। सो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो दूसरे को देने में आसानी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो आपका इलेक्ट्रॉन खींच के कम कर देगा, तो जब आपके पास अमाउंट ही कम हो जाएगा तो डोनेट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब आज आपको कह दिया जाए कि डोनेट करो, तो आपके पास पैसे नहीं है, कहां से डोनेट करोगे? बट कल को अगर सोर्स बन जाए कि पैसे कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो डोनेट करना क्या होगा? आसान होगा। सो डोनेटिंग पावर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा डोनेटिंग पावर, उतनी अच्छी बेसिसिटी। मैंने इसीलिए ये वाला लाइन लिखा है कि हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कब होगा? व्हेन आर बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। यही कॉन्सेप्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट में कुछ लोग आते हैं और बीच में गद्दारी कर जाते हैं। अब गद्दारी में क्या करेगा? कोई लोन पेयर को नहीं देना चाहे, तो अच्छा बेस कि खराब बेस? एक है जो लोन पर, अब कंपैरिजन देखो, पहले आप लोग उसको कंपैरिजन को समझ लो, मैं अभी इसको नोट कर दूंगा। तीन चार बातें बता रहा हूं, आप सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि क्या ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, क्या ट्रेंड होना चाहिए? ठीक है, कौन सा ट्रेंड होना चाहिए? ध्यान से देख लो। पहला चीज, सबसे फर्स्ट, एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा बेसिक होगा? फटाफट बताते जाओ। एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एक के पास ज्यादा है, कौन अच्छा बेस होगा? जिसके पास ज्यादा है वही होगा। क्लियर? ये पहला चीज। दो सिस्टम है, दोनों के पास लोन पेयर है। एक का लोन पेयर फ्री है और एक का लोन पेयर कंजुगेशन में है, कौन ज्यादा आसानी से लोन पेयर दे पाएगा? जो कंजुगेशन में है कि जो फ्री है? तो जो फ्री है वो आसानी से दे पाएगा, कंजुगेशन वाला नहीं दे पाएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, दो का लोन पेयर है, दोनों का कंजुगेशन में, मतलब दो लोगों का लोन पेयर है, दोनों का लोन पेयर कंजुगेशन में ही है। बट एक का कंजुगेशन एरोमेटिसिटी को डिफाइन नहीं करता, एक के लोन पेयर से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दूसरे का जो लोन पेयर है उसी की वजह से एरोमेटिसिटी है। तो जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी है, क्या वो अपना लोन पेयर दे के उस सिस्टम को नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनाने देगा? या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा जिसका एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है? दो लोन पेयर, एक के लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी मेंटेन है, अगर वो चला गया तो एरोमेटिसिटी जाएगी। और एक के लोन पेयर के जाने से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कौन सा लोन पेयर आसानी से दिया जाएगा? जो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है वो, कि जो एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है वो? ये तीन बातों पे पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बताओ फटाफट सभी लोग। मैं इसी पे सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसी पे सारा क्वेश्चन है, क्योंकि यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है वो आसानी से जाएगा, क्योंकि जो एरोमेटिक का पार्ट है वो अपने पास है। अगर आपके दोनों आंखें निकाल दे, आप अंधे हो जाओ तो दोगे क्या? नहीं दोगे ना। अगर आपके दोनों आंख निकालने से आप पे कोई फर्क ना पड़े तो आप निकाल के दे सकते हो। यही बस कॉन्सेप्ट है। चलो समझाते हैं क्वेश्चन का थ्रू। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो पहले बात करने वाले हैं गैस फेज में। ठीक है, गैस फेज में हम लोग बेसिसिटी की बात करेंगे। गैस फेज बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। एक्वस फेज में आऊंगा थोड़ी देर बाद। जितनी चीजें मैं बताया हूं उन सभी को लगा के मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। चलो तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले याद रखना, ये बात याद रखना, लिखने नहीं जा रहा हूं मैं, कि गैस फेज में बेसिसिटी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है, वहां पे और कोई फैक्टर काम नहीं करता। समझ गए? थर्ड वाला भी क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं, डोंट वरी।
थर्ड वाला थ्रू क्वेश्चन समझा देता हूँ, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त रहो, चिल रहो, टेंशन ना लो, समझाऊंगा पूरा, क्वेश्चन आएगा बता दूंगा तुरंत। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले गैस फेज में बेसिसिटी जो होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड होता है, मेनली इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट, उसके अलावा रेजोनेंस फेजोनेंस आ जाएंगे तो वो भी डिसाइड कर ही देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टर्सरी अमीन है, दिस इज कॉल्ड टर्सरी अमीन। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अमीन होगा, NH, ये हमारा, अच्छे से बनाऊं क्या, टर्सरी अमीन आप सब जानते हो, 3 ठो मेथाइल लगा दोगे और एक लोन पेयर होगा, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी अमीन। गैस फेज में टर्सरी अमीन में 3 मेथिल ग्रुप है, मतलब 3+I। सेकेंडरी अमीन की बात करोगे तो 2 मेथिल होंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेथिल ही हो, इथाइल उथाइल भी हो सकता है, बट हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक। ये 2 मेथाइल वाला हो गया। उसके बाद प्राइमरी अमीन जिसमें 1 मेथाइल और NH2 ग्रुप है, और सबसे लास्ट में अमोनिया। इसको तो सब लोग बता लोगे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गलत बता दो, मार देंगे, मुंह टूट जाएगा, ठीक है, चुट्टा कहीं का। चलो बताओ सब, आंसर बताओ। पहला वाला सबसे तेज होगा क्या, टर्सरी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तीन तीन लगे हैं, 3 लगे हैं तो धकाधक इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई ज्यादा होगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में। सेकंड में 2 ही ग्रुप लगे हैं, थोड़ा कम सप्लाई होगा, इसमें एक ही ग्रुप लगा है तो और कम सप्लाई होगा तो बेसिसिटी घट जाएगी। तो मोस्ट बेसिक कौन हो गया, टर्सरी अमीन इज मोस्ट बेसिक, फिर सेकेंडरी अमीन, उसके बाद प्राइमरी अमीन, सबसे लास्ट में कौन गया, अमोनिया, बेचारा सबसे गरीब आदमी है, ठीक है। अमोनिया सबसे लास्ट में। ये मैं डिग्री लिखा हूं, 3 2 1 ऑर्डर मत समझ लेना, ये ना समझ ला कि तीसरा वाला लगा है सबसे ज्यादा, नहीं, ये डिग्री है। 3 डिग्री मतलब पहला वाला, तो बेसिक ऑर्डर 1 2 3 4 ये लगा हुआ था, ये तो सबके लिए इजी था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था। अब इसको भी गड़बड़ करोगे मतलब, 1 मिनट, चलो दिखाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो बातें बताए थे उन बातों पे आता हूँ, वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं, आप लोग को दो दो कंपेरिजन करते हैं, फिर चार चार कंपेरिजन करूंगा, पहले दो दो का कंपेरिजन कर लो। 2 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आप बताओ इन दोनों में से कौन अच्छा बेस है, एक ये है और दूसरा ये है। मैं दो दो का कंपेरिजन कर लूं, फिर चारों भिड़ा दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन दोनों में कौन अच्छा बेस है बताना तो जरा। ये ऊपर जो लिखा है वो ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन। विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, पहले इन दोनों में कंपेरिजन करो, फिर उसके बाद इन दोनों में कंपेरिजन करो। मैं चार लाऊंगा, चारों को कंपेयर कराऊंगा, बट वन बाय वन, रिश्ता वही, सोच नहीं। मैं ये वाला सीरियल नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं पता, बस डायलॉग याद है। इन दोनों में बताओ, फिर इन दोनों में बताओ, बेसिटी का ऑर्डर क्या है, 1 1 इज मोर देन 2 या 2 इज मोर देन 1, कोई एक तो होगा ही। 3 2 1 4, हाँ ठीक है, वो तो बहुत सरल था, वो तो सबको ही बता लेता ना। इसको बताओ तो जाने, पहले इन दोनों को बता लो तब आगे चलेंगे। दो और दे दूं, इसके साथ ही दो और दे देता हूँ। मैंने 3 बातें आपको बताई थी, तीनों बातें मैं कंपेयर कर दूंगा अभी, ठीक। एक और, ये पहला हो गया A, ये हो गया B, और थोड़ा इसको ऊपर कर लूं, कंपेरिजन करते रहो आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फिर ये हो गया हमारा C, अभी सबको मिला दूंगा, मिक्स करूंगा, तो ये मत सोचना कि सर आसान आसान दे दिए, बड़ा मजा आ रहा है, अभी अभी बताता हूँ। आसान आसान तभी तक लगेगा जब तक हम आपको आसान लगने देंगे, जैसे ही मैं अपने पाऊंगा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। फिर इन दोनों को कंपेयर करो, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो। चार आपको दे दिए, यही चारों कॉन्सेप्ट पे मैं खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बता रहा था आप लोगों को, है ना। चारों कॉन्सेप्ट यही थे जो खड़ा होकर भी बता रहा था, समझा रहा था, बाबू सोना सुन लो, सुने होगे तो ठीक है, समझ गए होगे तो और अच्छी बात है, और नहीं तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके पास ए बी, ये होगा डी। तो इन चारों का ऑर्डर बताओ, ए बी सी डी में ए में कौन होगा, बी में कौन होगा, सी में कौन होगा, डी में कौन होगा, सभी लोग आंसर करें। पहले में पहला, चारों नहीं लगाना था, कहे है ना अलग अलग है, ये दो दो का सेट बनाया हूं मैं, चार चार का नहीं बनाया हूं, चार का अब बनाऊंगा, पहले इसको कंपेयर कर लो। पहले वाले में फर्स्ट वन इज मोर देन सेकेंड वन, करेक्ट। रीजन, यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन प्लस आई करके इलेक्ट्रॉन देगा, इधर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा तो बेसिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन माइनस आई करता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो बेचारा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन
माइनस आई इफेक्ट लग गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया ना, तो बेसिसिटी घट जाएगी। बी वाले में बताओ, ए वाले में 1 हो गया, बी वाले में बताया जाए, जनता क्या बता रही है, आंसर बताओ भाई। बी वाले में बी वाले का बी, ठीक है, बी वाले का बी सही है, एकदम करेक्ट है, जबरदस्त। बी वाले का बी एकदम सही है। वजह, बी वाले में देखो, ये लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, ये नॉन ये रेजोनेंस में है, बेचारा रेजोनेंस वाला चला गया, फंस गया ना। सो जो रेजोनेंस में होगा वो खराब बेसिक होगा, वो अभी अभी तो बताए थे आपको। सो ये रेजोनेंस में था, दैट इज वाई पुअर हो जाएगा। ये नॉन रेजोनेंस, जो आपका NH2 है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो जो रेजोनेंस में नहीं है वो अच्छा बेस। क्या बोला, बच्चा बेस नहीं, अच्छा बेस। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट इसके बाद वाले का। सी का क्या होगा, अबे डी बता दिया, सी कौन बताएगा। ए का एक हो गया, बी का बी हो गया, ठीक है। सी का सी में भी ए या बी होगा, कोई एक होगा। बी का 2 सही है सबका, सबने लगभग सही बताया, बी वाले का, बी वाला मस्त था बच्चा, सही है। मजा आ रहा है, अभी अभी कराएंगे ना, मिक्स करेंगे तब बताना, पहले दो दो कंपेयर कर लो, फिर दिमाग का दही करेंगे। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, हाँ, यहाँ सोचना पड़ रहा है ना, सोचो 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 सोचो, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। सी का ए साइना खातून, सी का ए रीजन बताओगे क्या, ए सही है, सी का ए होगा, करेक्ट है, सी का ए होगा, करेक्ट है। सी का दो, आकाश, आकाशी नाम है ना, आकाश ट्रिपल क्वार्टर 7 भाई साला, 4 7। सी का एक होगा, सी का एक होगा, रीजन बताता हूं। दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिड एंड दिस नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिड, और आप बताओ हाइब्रिडेशन का रूल पता है, sp3 हाइब्रिड का परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर देखो ना, 33.3 होएगा, और 3 होएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा केवल 25% होगा, सो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आसानी से लोन पेयर दे देगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कम माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी को घटाएगा, दैट इज वाई ए इज मोर देन बी, यहाँ पे पहला वाला ज्यादा है, दूसरा वाला कम है। अब सी का वन सबका जिसका जिसका था सही था, सी का वन सही था, डी का बताओ। बी का भी ना, डी का आ गया ना, डी में चलो आगे तो बढ़ो। डी वाले का क्या लगा रहे हो सब लोग, सी, अबे डी में आओ, अब ये कितनी देर बचेगा। डी वाले मैंने अभी जो लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो क्या लगाना है। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है ना, जस्ट 1 मिनट। इसका लोन पेयर है, बट इसके लोन पेयर की वजह से रिंग एरोमेटिक नहीं है। बट अगर इसमें देखोगे तो ये जो रिंग है एरोमेटिक है, और उस एरोमेटिसिटी का पार्ट ये दोनों लोन पेयर है। अगर आपने इस लोन पेयर को डोनेट कर दिया ना तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बट अगर हम इस लोन पेयर को डोनेट कर दें तो इसको जाने से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो जिसके जाने से एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है, एरोमेटिसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जाने दिया जाएगा। बट जिसके जाने से एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, उसको जाने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से डी वाले में पहला वाला ज्यादा बेसिक होगा, दूसरा वाला खराब होगा, क्योंकि ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी का पार्ट वो हमारा लोन पेयर है।
तो अगर किसी की एरोमेटिसिटी, किसी की पहचान ही अगर आप लेकर चले जाओगे तो वो रह नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो ये सिस्टम लोन पेयर नहीं देगा, क्योंकि इसके लोन पेयर के जाने से इसकी एरोमेटिसिटी बर्बाद हो जाएगी। और ये दे सकता है कि इसके लोन पेयर के जाने से इसकी एरोमेटिसिटी बर्बाद नहीं होगी। रेजोनेंस बच्चों दोनों के लोन पेयर में था, दोनों के लोन पेयर कंजुगेटेड थे, बट अब यहाँ पे आपको प्रायोरिटी क्या देखनी है, उसका रेजोनेंस जिसके जाने से एरोमेटिसिटी पे ज्यादा फर्क ना पड़े, वो ज्यादा आसानी से दिया जा सकता है। बट जिसके जाने से एरोमेटिसिटी ही खत्म हो जाए, उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, उसको नहीं जाने दिया जाएगा। आप बोलो क्या सही है? एरोमेटिसिटी जाने से, अगर इसके जाने से चली जाएगी तो क्या वो जाने देगा? नहीं जाने देगा, कतई नहीं जाने देगा। सो समझ आ गया सभी को? ये चारों पार्ट क्लियर हो गए ना? अब सबको मिक्स कर दे रहा हूं। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ मिक्सिंग। अब मारेंगे इंटरमिक्स। तो मिक्सिंग में ये हो जाएगा हमारा, लगाओ बेसिसिटी का घटता हुआ क्रम। आप लोगों के लिए अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब सबको मिक्स मारेंगे, अब आपको आंसर बताना है। बेसिसिटी का बढ़ता और घटता हुआ क्रम लगाइए, बस क्या ही करना है। सब कुछ लगा लिए और इन चारों को लाइन से अरेंज कर लो। इसमें गलती की संभावना जीरो मान के चलता हूं मैं, बट गधे हो तो करवे करोगे, और गधे नहीं होगे तो नहीं करोगे गलती। चलो भाई शुरू हो जाओ। ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके आंखों के सामने है 4 नंबर के लिए। ए वाले का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, फिर आ जाओ बी वाले में। बी फॉर बनाना, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, फिर यहाँ पे NH2 इधर को लगा दो, और एक में हमारा ये वाला लगा दो। सो अब आपको बताना है, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। सबको अलग अलग बताया था, अब सबको मिक्सिंग कर दिया। अब बेसिसिटी का ट्रेंड बताइए। अब तो आ जाएगा ना? थके वके नहीं ना हो? ये खत्म कर लूं, फिर 9 बजे से फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? यही सेम टॉपिक इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पढ़ना है, अब मेरे पास बहुत इंतजार हो गया, अब ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे, जितने लोग पढ़ सकते हो पढ़ लेना। और हमें समझ कम आता है, ऐसा है क्या? क्यों कम समझ कम आता है भाई? बताओ, इसका आंसर बता दो। इसका आंसर क्या होगा, इसको बता दिया जाए, इसको खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे 9 बजे। ए का 3 1 2 4। कोई बात नहीं, कम समझ में आता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद समझ आ जाना चाहिए। कम समझ इसलिए आता है कि पहले कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करा होगा। जिसकी जिसकी केमिस्ट्री कमजोर है, ऑर्गेनिक स्पेशली कमजोर है, इस चैनल पे सारे कंटेंट पढ़ लेना, जो यकीन 2.1 करके मैंने पढ़ाया है। जितने भी टॉपिक है सब पढ़ लेना, आपका जो भी कमजोरी है ना दूर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कमजोरी होती है नाश्ते में हमें कुछ ना कुछ अच्छा खाना होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट कमजोर होंगे तो अच्छे लेक्चर देखने पड़ेंगे, और वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, और वो चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कमजोरी अपने से नहीं होती, हम कमजोरी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। जब पढ़ना था तब टाइम पास किए होंगे, और जब टाइम पास करना था तो पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? वैसे टाइम पास कभी नहीं करना था, हमेशा पढ़ना था। इसका आंसर देखो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, लेट मी चेक, 3। सबसे ज्यादा 3 वाला है ना बच्चों, 3 1 2 4। तो इसका आंसर होगा 3 1 2 4, ठीक है? मैं हट गया हूँ। 3 1 2 4, इसका 3 1 2 4 आंसर है। सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, 3 1 2 4। इसका लग गया 3 1 2 4, यही आंसर है। व्हाट अबाउट बी? ए का क्लियर है, ए सही है, बी का बताओ। बी वाला मजेदार है, बी वाला मजेदार है। बी वाला ऑर्डर में लगा है, 1 2 3 4।
एक दो तीन, इसका एक दो तीन चार है, किसने लगाया? दो तीन एक चार नहीं रे बाबा, ये sp3 कार्बन है, ध्यान से देखो, दिस नाइट्रोजन इज sp3, और sp3 हमेशा ज्यादा होगा sp2 से, ये तो sp2 है ना, यहाँ गड़बड़ा गया ना इसको देख के, इसकी वजह से नहीं, वो तो बाद में काम करेगा ना, जब दो ठो सेम रहेंगे तब। नॉर्मली ये नाइट्रोजन sp3, ये नाइट्रोजन sp2 है, तो sp3 इज मोर देन sp2, तो इसका ऑर्डर 1 2 3 4 होगा। ज्यादा होगी तो क्या लिख रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक साथ पूरा लिखोगे तो समझ आएगा, या आधा आधा लिख रहे हो तो पल्ले नहीं पड़ रहा है कभी मेरे। बी का गलत है, 3142 नहीं होगा, 1234 होगा। कंपेयर करो ना, ये दोनों का कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन वाले आखिरी में भेज दो, इन दोनों को लास्ट में भेजो, कंजुगेशन में है। इन दोनों का लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। अब नहीं में ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 है, सॉरी sp2 है, मैंने 3 लिख दिया है, 2 है बच्चों, ये sp2 हाइब्रिड है। sp2 का एस करेक्टर कितना होगा? एस करेक्टर 33.3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। sp3 का 25, तो 25 is less electronegative and 33.3 is more electronegative, so less electronegative is more basic, more electronegative is less basic, तो ऑर्डर हमारा 1 2, फिर उसके बाद इन दोनों में अभी बताए थे कंपैरिजन किए हो 3 4, तो 1 2 3 4 होगा, यही तो ऑर्डर होगा, यही होना चाहिए। अभी भी बी का 3 1 2 4, 3 क्यों होगा? 3 तो कंजुगेशन में है लोन पेयर, तो किसी का लोन पेयर कंजुगेशन में होगा तो फिर कहां से बात ही नहीं बनती है। 3 का कंजुगेशन में, लोन पेयर कंजुगेशन में है रे बाबा, कंजुगेशन में है, देखो जूम करके देखो, मार देंगे ना, सब मुंह निकल जाएगा बाहर, है नहीं कंजुगेशन में ये, देखो पूरा का पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है, सो कंजुगेटेड वाला खराब होगा ना। बच्चों थोड़ा वीडियो लाइक कर लो सभी लोग। अब हम लोग अगला क्लास 9 बजे मिलेंगे, ठीक है, 9 बजे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इंडक्टिव का वही पार्ट है, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। कैनिजारो खत्म कर देंगे पूरा, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, जितने भी धरती के कैनिजारो होंगे सब पढ़ा खत्म करेंगे आज के आज, ठीक है। तो मिलते हैं 9 बजे। अब सभी लोग वीडियो लाइक कर लो, जो लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। 9 बजे मिलते हैं, टाटा बाय बाय।